साहब नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और हम आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो कि एग्जाम में आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ेंगे और बर्नौली की थ्योरम पढ़ेंगे। एक चीज ये ध्यान रखिए कि बर्नौली की थ्योरम हर बार लगभग 4 से 5 नंबर में निश्चित रूप से आती है, तो इसलिए बर्नौली की थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम आपसे सर जी बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो सातत्य का समीकरण जो होता है ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई आपके पास एक पंप है जिसका क्रॉस सेक्शन चेंज है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन कुछ बड़ा है, इसको हम मान लेते हैं A1 इसका एरिया, और इसका एरिया हम मान लेते हैं A2। तब अगर हम इसमें से कोई लिक्विड प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से जो हम इनपुट करेंगे इस लिक्विड का, मान लीजिए वेलोसिटी V1 से कर रहे हैं, और यहाँ से जो आउटपुट होगा मतलब यहाँ हम इसको प्रवेश कराते हैं, तब यहाँ वो बाहर निकलेगा, उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि आपकी V2 है। तब जो सातत्य का समीकरण होता है, कंटिन्यूटी जो इक्वेशन होता है, वो ये बताता है कि V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये A का क्या होता है मात्रक मीटर स्क्वायर, और V का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड, और मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है आयतन का। तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि किसी भी पाइप से प्रति सेकेंड आयतन की फ्लो, जो आयतन होता है आयतन प्रवाह समान रहता है। मतलब जितना आयतन यहाँ से आपका इनपुट होएगा किसी टाइम टी में, उतना ही आयतन यहाँ पे उसी टाइम टी में आउटपुट भी होगा। यही आपका कहलाता है कंटिन्यूटी का लॉ। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार गुड इवनिंग के साथ सारे बच्चे जुड़ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आपको मैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के हर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के क्लास में बता रहा हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टाइम टेबल बीटीयूपी बोर्ड ने घोषित कर दिया है, 5 फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं। तो आप थोड़ी सी भी लाग लपेट न करते हुए अब हम केवल पढ़ाई पे कंसंट्रेट करेंगे और केवल पढ़ाई देखेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको अब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताएंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और जो कि एग्जाम में आते हैं। इसके साथ ही साथ एक खास बात और बता दें कि हम आपको जल्दी ही इन वीडियोस के बाद आपको हम क्वेश्चन से पेपर दिलाएंगे और क्वेश्चन से पेपर को आपको सॉल्व भी करवाएंगे। तो अब आपको कंटिन्यू रूप से वीडियो से डेली रात के 9 बजे देखनी है और हमें रिप्लाई बराबर करते रहना है। तो समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट वाई कमेंट करिए। ये जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन बताया है, अगर ये समझ में आया हो तो फटाफट वाई कमेंट्स करते हैं बच्चों। चलिए ठीक है। तो कंटिन्यूटी लॉ के अनुसार, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इसके अनुसार, सातत्य के समीकरण के अनुसार, नली के प्रत्येक काट पर एकांक समय में बहने वाला द्रव का भार जो होता है वो आपका समान होता है। आपको ऐसे ये फिगर बना देना है, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, या आपको लिख देना है AB बराबर कांस्टेंट। सर जी आपका ये खत्म हो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन, 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। कंटिन्यूटी बहुत बार आता है, 2018 में आया हुआ था, 2016 में आया हुआ था, और मेनी टाइम्स ये रिपीट हुआ है सातत्य का समीकरण। तो अब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पूरा समझना है, अच्छे से देखना है। फिर सर जी बात किए लेते हैं बर्नौली की थ्योरम। ऐसा आप अगर आपके पास कोई पेपर्स हो, आप उठा के चेक कर लीजिए, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा या ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें सर जी बर्नौली की थ्योरम ना आई हो। बर्नौली की थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर बार आई है, और 4 से 5 नंबर में आया हुआ ये प्रश्न है बर्नौली की थ्योरम, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बर्नौली की थ्योरम, हम आपको बहुत ही धमाकेदार तरीके से बताने वाले हैं। आपको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्या बोलते हैं CS का आपको हम क्वेश्चन पेपर भी देंगे, मॉडल पेपर देंगे, सब हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और हमारा टारगेट है कि एवरी स्टूडेंट का 70+ % से लाना, और विदाउट एनी बैक स्टूडेंटों को जो कि हमारे चैनल से कंटिन्यू रूप से जुड़े हुए हैं, उनको बिना किसी बैक के 70+% के साथ उनका सेमेस्टर क्रैक करवाना। तो हम उसी प्रयास में लगे हैं। बस आपको भी कुछ नहीं करना, वीडियो से देखना है, लाइक ठोकना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो बर्नौली की थ्योरम क्या कहती है, जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव, पहली लाइन से ही हम शुरू करते हैं। क्या कहती है बर्नौली साहब की थ्योरम 4 और 5 नंबर में जो आई है, इसमें एक एक पॉइंट आपका महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव, असंपीड्य तथा आसयान द्रव कौन सा होगा, ऐसा द्रव जो कि आदर्श द्रव कहलाता है, वही द्रव आपका असंपीड्य तथा आसयान द्रव कहलाता है। अब एक सेकंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आदर्श द्रव कौन कौन से द्रव होते हैं।
ठीक है। तो ऐसा कोई द्रव नहीं है जो कि एक्चुअल रूप में आदर्श हो, आइडियल हो। केवल हम इसकी परिकल्पना लेते हैं और केवल इसको हम थ्योरेटिकल रूप में मानते हैं कि मान लेते हैं हम कि कोई द्रव आपका क्या है, आदर्श द्रव है। और आदर्श द्रव की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो द्रव आपका असंपीड्य होगा और अशान होगा। असंपीड्य का मतलब इनकम्प्रेसिबल होगा और आपका नॉन विस्कस होगा। ठीक है। अब असंपीड्यता आप समझ रहे हैं कि जिसको हम दबाएं तो वो दबे ना, और आसियान जिनके परतों के बीच आपका कोई भी प्रतिरोधी बल ना वर्क करे। तो आप चाहे इतना लिख सकते हैं जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव, या फिर इसके स्थान पर आप यह भी लिख सकते हैं कि जब कोई आदर्श द्रव। ठीक है। आप चाहे यह लिख दीजिए चाहे यह लिख दीजिए, आपका दोनों करेक्ट होगा। लेकिन एक और ट्रिक बताते हैं आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। आप इसको इस तरह से लिखिएगा, जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आदर्श द्रव। ठीक है। तो इससे एग्जामिनर को क्या लगेगा कि लड़के ने रटा नहीं है, लड़के ने समझा है, लड़का जानता है कि आदर्श आदर्श द्रव होता क्या है। ठीक है। तो जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है। फिर एक पॉइंट आ गया आपका धारा रेखीय प्रवाह। हमने बता दिया है आपको धारा रेखीय प्रवाह। चलिए सब फटाफट कमेंट करते हैं रेनॉल्ड नंबर की यूनिट क्या होती है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। रेनॉल्ड नंबर की यूनिट क्या होती है, रेनॉल्ड नंबर का मात्रक क्या होता है। फटाफट कमेंट करिए जिन स्टूडेंटों ने पढ़ा है, हमारे पिछले वीडियो से देखा है। नहीं देखा तो आप चैनल के वीडियो में जाइए या फिर नीचे कमेंट करिए, हम आपको लिंक जरूर प्रोवाइड करेंगे रेनॉल्ड नंबर वाले का, चूंकि रेनॉल्ड नंबर भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहता है इसमें, जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो रहा है, तब उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, ये मान लीजिए आपका कोई एक पाइप है, इसमें कोई लिक्विड प्रवाहित हो रहा है और ये लिक्विड आपका आदर्श द्रव है और धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, तो इस लिक्विड के फ्लो के प्रत्येक बिंदु पर प्रति सेकंड आयतन की जो कुल ऊर्जा होगी, वो आपकी कुल ऊर्जाओं का योग आपका नियत होता है। अब ऊर्जाएं कितनी प्रकार की होती हैं किसी भी द्रव की, किसी भी द्रव की ऊर्जाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली दाब ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा और तीसरी स्थितिज ऊर्जा। आपको अच्छे से अब फिर से हम बताते हैं कैसे आप इसको लिखेंगे। आप लिखेंगे बर्नौली की थ्योरम के अनुसार या बर्नौली की प्रमेय के अनुसार, जब कोई असंपीड्य तथा आसयान द्रव या आदर्श द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तब उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कांस्टेंट होता है या नियतांक रहता है। और फिर उसके नीचे आपको लिख देना है P प्लस 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब इसमें बात कर लेते हैं आपको इसको, और इसके नीचे लिखना क्या है भाई, इतना है तो लिखने से आपको 3 या 4 नंबर मिल नहीं जाएगा या 5 नंबर मिल नहीं जाएगा। तो आपको पूरे के पूरे नंबर अचीव करने हैं तो आपको करना क्या है, नीचे आप इसको लिखिएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करने के बाद फिर नीचे पेन चेंज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा P आपका इसमें क्या है, P है आपका दाब ऊर्जा, P क्या है आपका दाब ऊर्जा, और 1/2 रो बी स्क्वायर, ये क्या है 1/2 रो बी स्क्वायर, ये आपका है गतिज ऊर्जा। आप नीचे लिख देंगे कि P आपका क्या है दाब ऊर्जा, 1/2 रो बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा, और आपका जो रोजी एच है यह है आपका स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। या फिर आप इसको यहां भी लिख दीजिएगा कि दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक, आप यह भी लिख सकते हैं। ठीक है। बर्नौली की प्रमेय, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बर्नौली की प्रमेय किसका संरक्षण प्रदर्शित करती है, तो बर्नौली की प्रमेय हमेशा ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करती है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसको आपको समझना है। अब हम इसके लिए फिगर एक बना देंगे, फिगर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। हम एक बना देंगे, पाइप बनाएंगे थोड़ा सा, और उसका क्रॉस सेक्शन हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए A1 है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन मान लीजिए आपका A2 है, और यहाँ से यहाँ जो हाइट हम लेंगे ये H2 ले लेंगे और यहाँ की हाइट आपकी H1 हम ले लेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रेशर आपका P1 होगा और यहाँ पर प्रेशर आपका ये इस तरफ लगाएगा प्रेशर, ये आपका P2 होगा या P1 डैश आप मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। और यहाँ पर अगर उसकी वेलोसिटी V1 है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। अगर क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ए बी बराबर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी आपकी तो एरिया घटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर एरिया आपका ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, एरिया आपका ज़्यादा है तो वेलोसिटी आपकी कम होगी, और यहाँ पर आपका एरिया कम है तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी,
अधिक होगी। तो आपको इसी फिगर को बना देना है और बस आगे डिस्क्राइब कर देना है कि बर्नौली के प्रमेय के अनुसार ये मान लीजिए, हम मान लेते हैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपका है ए, ये प्रवाहित हो रहा है, तो इसके प्रति एकांक आयतन पे जो ऊर्जा लगेगी अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उन तीनों का योग आपका एक कांस्टेंट होगा। और इस प्रकार से आपका खत्म बर्नौली के प्रमेय। फिर नीचे आपको और अधिक सजाने के अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए लिख देना है कि बर्नौली की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो सर जी, बर्नौली की प्रमेय जो होती है उसके अनुप्रयोग हमने देखे हैं कि मान लीजिए फुहारे पर गेंद का टिकना। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कोई एक पतली पाइप ले लेते हैं और उस पतली पाइपिया से फूंकते हैं, फू फू फू। जब फूंकते हैं तो ऊपर एक गेंद होती है, अगर हम रख दें एकदम बिल्कुल छोटी गेंद, ठीक है, बहुत बड़की वाली गेंद नहीं, टेबल टेनिस की गेंद अगर हम रखें और तेजी के साथ प्रेशर मारें, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो गेंद होगी, ये टेबल टेनिस की गेंद, ये उसी हवा के कारण उसी पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहेगी, नीचे नहीं गिर पाएगी। तो ये किसके कारण होता है? ये बर्नौली की प्रमेय के अनुसार होता है। वहां पर ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है, इस कारण से वह ऊपर ही घूमती रहती है। फिर इसमें हवाई जहाज का वायु में उड़ना, ये बहुत पूछा जाता है आपसे कि हवाई जहाज वायु में उड़ पाती है, इसमें किसका संरक्षण का नियम लगता है? तो इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। और ये बर्नौली साहब ने बताया था कि हवाई जहाज जब हवा में उड़ती है तब वहां पर आपका ऊर्जा संरक्षण का वर्क कार्य करेगा। ये कैसे करेगा? आपका हवाई जहाज है, ये मान लीजिए हवाई जहाज है, आगे आपने देखा होगा कि थोड़ा पतला रहता है, जो एयर आएगी, एयर टकरा करके साइड में जाती है। जब एयर साइड में जाएगी तो इस पे एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो ये प्रतिक्रिया बल के कारण ये थोड़ा सा प्रतिरोध महसूस करेगी, रुकने का प्रयास करेगी, लेकिन यहाँ से जो ये वायु जाएगी, ये धारा देखिए प्रवाह में जाएगी और ये पीछे जाकर के प्रेशर लगा देगी, इसी कारण हवाई जहाज आगे आपकी चलती धीरे धीरे चली जाएगी। तो ये तो आपका रहा आज का बर्नौली का प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। बर्नौली की प्रमेय हर बार पूछी गई है, इस बार भी बर्नौली की प्रमेय पूछी जाएगी, बिल्कुल 100% दावे के साथ। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमने जो भी आज आपको बताया है आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं घर्षण चैप्टर के साथ, और केवल उन्हीं पॉइंट्स को अब हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम्स में आते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स के साथ।